नमस्कार। सामान्य हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। वर्णमाला सीरीज के लगभग 11 क्लासेज हमने लिए हैं, जिसके वीडियोज ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें जरूर देखिए। आज से हम वर्तनी सीरीज की क्लासेस शुरू करेंगे और इसमें भी मानक वर्तनी सबसे पहले हम आरंभ करेंगे। मानक से क्या मतलब है? वर्तनी आप जानते हैं, लिपि चिन्हों के माध्यम से शब्दों को लिखना, इसे ही वर्तनी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं। यानी एक शब्द को लिखने में किन किन लिपि चिन्हों का किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, इसी को वर्तनी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं, उर्दू में इसे हिज्जा कहते हैं। मानक वर्तनी क्या है? हिंदी भाषा के शब्दों को लिखने में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कहीं अनुस्वार लगाए जाते हैं, कहीं पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाता है, कहीं अलग अलग अक्षरों की बनावट अलग अलग तरह से होती है। तो कौन सी लिखावट सही है, इसको निर्धारित करने के लिए वर्तनी का मानकीकरण किया गया है। और यह जो मानकीकरण करने का कार्य है, ये अलग अलग राज्यों में सरकारों द्वारा गठित संस्थाएं करती हैं। इसकी सर्वोच्च अथॉरिटी जो है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, जो भारत सरकार की हिंदी भाषा या राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। तो उसी के आधार पर हम बताएंगे कि मानक वर्तनी क्या है और मानक वर्तनी में किन किन चीजों को स्वीकार किया गया है और किन को अस्वीकार किया गया है। इससे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं कौन सा मानक रूप है और कौन सा मानक रूप नहीं है। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो एक वर्ण को लेकर के हो या एक शब्द को लेकर के हो। दोनों में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन सा मानक रूप है, कौन सा मानक रूप नहीं है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इन प्रश्नों पे ध्यान देते हैं। परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछता है इससे, निम्नलिखित में से कौन सा मानक वर्ण नहीं है। अब आप कहेंगे कि मानक वर्ण नहीं है, ये क्या चीज है? तो ऐसे वर्ण जो पहले हिंदी भाषा में प्रयोग होते थे अलग अलग रूपों में, यानी कोई किसी तरह से लिखता था, कोई किसी तरह से लिखता था। तो इस असमानता को, इस विविधता को मिटाने के लिए वर्णों का मानकीकरण किया गया, या यूं कहें कि हिंदी भाषा में जिस लिपि का प्रयोग होता है यानी देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया गया। अलग अलग एक ही चीज को अलग अलग रूप में व्यक्त करने से तमाम तरह की असुविधाएं आती हैं। जो दूसरे भाषा भाषी लोग हैं, वो अगर हिंदी को सीखना चाहते हैं तो उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक ही वर्ण को अलग अलग तरीके से लिखा जा रहा है, एक ही शब्द की स्पेलिंग अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। तो इन चीजों को सरलता के नजरिए से एक रूपता स्थापित करना, इसी को कहते हैं मानकीकरण। और एक मानक नियम बना करके ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि ये वाला तरीका लिखने का जो है ये सही है और दूसरा वाला तरीका जो लिखने का है वो गलत है या वो अमानक है, उसको प्रचलन से हटा दिया जाता है। तो ये कार्य करती है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो किन किन वर्णों को पहले किस रूप में लिखा जाता था और अब मानकीकृत करके उनका कौन सा रूप सही निर्धारित किया गया है, इसको आपको जानना होगा। इससे संबंधित सवाल जो है वो इस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा मानक वर्ण नहीं है। तो अब यहाँ एक वर्ण आप देख रहे होंगे इस तरह से, ऐसे पौ जैसा बना करके इसमें से दो ऐसे नीचे निकाले गए हैं। ये वर्ण है। एक वर्ण ये है अ और ये है भ और ये है झ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस वर्ण से परिचित नहीं होंगे, लेकिन पुरानी किताबों को अगर उठा करके, जो पहले छपी हुई शुरू में जो प्रिंटिंग प्रेस जब आए भारत में, तो उस समय की छपी हुई पुरानी किताबों में आप देखेंगे तो ये वर्ण आपको खूब मिलेंगे। वास्तव में ये वर्ण कुछ और नहीं, ये इस अ वर्ण का ही पुराना एक रूप है। कहीं पर अ ऐसे लिखा जाता था, कहीं पर अ ऐसे लिखा जाता था। तो अब जो है मानकीकृत करके इस वाले रूप को एक्सेप्ट कर लिया गया। ये जो अ लिखने का तरीका है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये भी एक्सेप्टेड रूप है, ये भी एक्सेप्टेड रूप है। ये पुराना रूप है अ का ही। तो इसका मतलब जो है ये जो वर्ण है ये मानक वर्ण अब नहीं रहा। तो इसको हम जो है आंसर के रूप में टिक लगाएंगे, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा मानक वर्ण नहीं है। तो नहीं है में ये भी मानक है, ये भी मानक है, ये भी मानक वर्ण है, ये जो है मानक वर्ण नहीं है। तो इसको आंसर में टिक लगाएंगे। इसी तरह से कई बार पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा मानक वर्ण है। यहाँ आप नहीं है और है में ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानक वर्ण है,
तो है में देखेंगे एक वर्ण आपका ये है, जो यही वर्ण है, ये क्या है, इसको अभी हमने बताया कि वास्तव में ये जो अ है, इसी अ का पुराना रूप है ये। यानी पहले इस तरह से भी अ लिखा हुआ मिलता था और इस तरह से भी अ लिखा हुआ मिलता था। तो ये वाले अ को स्वीकार किया गया और इसको नियम बना करके हटा दिया गया, तो इसको अमानक कहेंगे, ये मानक अब नहीं रहा। इसी तरह से एक दूसरा वर्ण है, ये र जैसा बना करके और दो जो है खड़ी पाई इसमें लगाते हैं, ये भी एक पुराना वर्ण था, आज इसको अमानक घोषित कर दिया गया है। ये किस वर्ण, इसके जगह पे जो मानक वर्ण है वो क्या है, इसके जगह पर मानक वर्ण है ण। ये जो ण है, इस ण को पहले ऐसे भी लिखा जाता था, ऐसे भी, कहीं कुछ लोग ऐसे लिखते थे, कुछ लोग ऐसे लिखते थे। तो इस वाले रूप को मानक माना गया और इस वाले रूप को जो है ये कैंसिल कर दिया गया, इसको मानक नहीं रखा गया। इसी तरह से ये वर्ण देखते होंगे, भ बना करके और नीचे फ जैसा इसमें से हैंडल निकाला गया है। तो ये जो भ बनाकर फ जैसा जो निकाला गया हैंडल, ये भी पुराना वर्ण है। कौन से वर्ण का ये रूप है, झ का रूप है। ये जो झरना वाला झ है, इसको पहले इस तरह से भी लिखते थे और इस तरह से भी लिखते थे। तो मानकीकरण करते समय इस वाले रूप को स्वीकार किया गया, इस वाले रूप को स्वीकार नहीं किया गया, इसको कैंसिल कर दिया गया। तो इस तरह से देखा जाए कि ये भी मानक रूप ये पुराना वर्ण है, यानी मानक रूप नहीं है। ये भी मानक रूप नहीं है, ये भी मानक रूप नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा बचा, ये क वाला सही होगा। ठीक है, तो ये जो है इसके जगह पर मानक रूप इसको स्वीकार किया गया है, इसके जगह पर मानक रूप इसको स्वीकार किया गया है, इसके जगह पर मानक रूप इसको स्वीकार किया गया है। तो यानी ये तीनों जो है ये मानक रूप नहीं रहे। तो आपके आंसर में अगर और कोई ऑप्शन है जो मानक है तो उसको टिक करना है। तो ये आप समझ लिए। इसी तरह से जो भ है, भ को भी पहले दो तरह से लिखा जाता था। एक तो ऐसे पूरा सिरोरेखा दे करके ऐसे भी लिखा जाता था, और दूसरा ऐसे लिख करके, यानी यहाँ गोला बना करके और बीच में खाली छोड़ा जाता था, ऊपर की ओर खुला रहता था मुंह। तो ये जो पूरा सिरोरेखा है, भ लिखा है एक ही जैसे जाता था, बस कहीं कहीं सिरोरेखा पूरी दी जाती थी। तो जो पूरी सिरोरेखा दी जाती थी उसको अमानक घोषित किया गया, और जो बीच में मुंह खुला हुआ है उसको मानक माना गया। तो इसके पीछे अलग अलग कारण हैं, और मूल कारण यही है, स्पष्टता को देखते हुए कि हिंदी भाषा को कहीं भी लिखा जाए तो सभी लोग एक ही तरह से लिखें, उसकी स्पेलिंग एक ही तरह के वर्णों की बनावट हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक रूपता लाने के लिए मानकीकरण किया गया है। तो इसको आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि मानक वर्ण कौन सा है, कौन सा नहीं है, या कौन सा मानक रूप है या कौन सा नहीं है। तो ये तो हो गया वर्ण का मानकीकरण। ठीक वैसे ही स्पेलिंग में भी मानकीकरण का ध्यान दिया जाता है। कहीं पर आप देखिए, वर्णों को जब शब्द लिखे जाते हैं तो उनकी स्पेलिंग भी अलग अलग तरीके से लिखी जाती है, उसको आप ध्यान से देखिए। इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानक वर्तनी है। वर्तनी का मतलब हमने बताया, वर्तनी मतलब स्पेलिंग, जिसे अंग्रेजी में आप स्पेलिंग कहते हैं, उसी को हिंदी में वर्तनी कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी मानक वर्तनी है। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ पंकज, यहाँ पर भी लिखा हुआ, ये भी वास्तव में पंकज ही है। यहाँ पर लिखा है संबंध, यहाँ पर लिखा है पंडित। अब इसमें से देखिए, ये जो पंकज लिखने का तरीका है, आप पुरानी किताबों में ऐसे पंकज लिखने का तरीका आप पाएंगे, लेकिन इसको मानकीकरण करते समय इसको अमानक घोषित कर दिया गया है। ये वाला जो प के ऊपर अनुस्वार लिख करके लिखने का तरीका, इसको मानक माना गया है। इसी तरह से संबंध, संबंध जो है, इसमें म है, न है, ये संबंध लिखने का पुराना तरीका था। अब जो है संबंध लिखने का जो मानकीकृत रूप है वो ऐसे होगा, ये संबंध लिखने का तरीका है। इसी तरह पंडित लिखते समय आधा ड़ बीच में है। अभी जो मानक तरीका है पंडित लिखने का वो इस तरह से है, पंडित लिखने का तरीका, यानी प के ऊपर अनुस्वार लगाना है। तो ये भी अमानकीकृत रूप है, ये भी अमानक रूप है, ये भी अमानक हो गया। इसके जगह पर मानक किसको माना गया है, इसको मानक माना गया है। इसके जगह पर जो मानक रूप माना गया है वो इसको माना गया है, इसके जगह पे जो मानक रूप है वो इसको माना गया है। तो इस तरह से देखें तो आपके जो ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें से मानक वर्तनी कौन सा हुआ, ये पंकज, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। पंकज जो है ये लिखने का सही तरीका है मानक वर्णमाला के अनुसार। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, मानक वर्ण कौन सा है और कौन सी मानक वर्तनी है।
लेकिन वर्णों को तो हमने बता दिया, वो 3-4 वर्ण हैं जो प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं, उनको आप ध्यान में रखेंगे। वही 4-5 पूछे जाते हैं कि कौन सा मानक रूप नहीं है। लेकिन वर्तनी में कौन सा मानक है, कौन सा नहीं है, इससे संबंधित तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके संबंध में कई सारे नियम हैं। इन नियमों को एक एक करके हम बताएंगे, जो कई भाग में एक क्लास में नहीं बताया जा सकता, जिसको कई अलग अलग क्लास में डील करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम स्वर और व्यंजन इनके किस किस रूप में प्रयोग होते हैं हिंदी में, इसको समझेंगे। तो आज का जो हमारा मुख्य विषय है, ये तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, परिचय दे दिया कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन के प्रयोग, कैसे स्वर का प्रयोग होता है और कैसे कैसे व्यंजन का प्रयोग होता है, उनमें किस किस प्रकार की विशिष्टता और अंतर है, इसको समझना है। तो सबसे पहले हम स्वर से शुरू करते हैं। स्वर और व्यंजन की परिभाषा क्या है, इसको वर्णमाला सीरीज के पहले ही भाग में हम बता चुके हैं विस्तार से, उसको बताने की जरूरत नहीं है। बस आपको देखिए हिंदी में स्वर का प्रयोग कैसे होता है। तो हिंदी में स्वर का प्रयोग दो तरह से होता है। सबसे पहला है स्वतंत्र ध्वनि के रूप में। स्वतंत्र ध्वनि के रूप में, स्वतंत्र के ध्वनि के रूप में कैसे होता है, जैसे आम, अमरूद। यहां आम जो है, आ जो है एक स्वतंत्र ध्वनि के रूप में उच्चारण हो रहा, आ। इसी तरह अमरूद में अ एक स्वतंत्र ध्वनि के रूप में उच्चारण हो रहा है। इमली, इमली में ई जो है ये स्वतंत्र ध्वनि के रूप में उच्चारण हो रहा है। दूसरा जो स्वर का प्रयोग है वो है व्यंजन के सहयोगी के रूप में, यानी व्यंजन के सहयोगी के रूप में। व्यंजन की परिभाषा में आपने पढ़ा कि किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता है। तो नॉर्मली जब हम व्यंजन लिखते हैं तो इस तरह से लिख देते हैं, ऐसे क ख ग, पर वास्तव में ये प्योर व्यंजन नहीं है, ये शुद्ध व्यंजन नहीं है। इसमें कहीं कहीं स्वर मिला हुआ है, और कौन सा स्वर है, अ स्वर मिला हुआ है। अ स्वर की चूंकि कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसीलिए इसमें कहीं अलग से कोई मात्रा नहीं दिखाई देती है। पर इतना समझिए कि अगर इस तरह से क ख ग लिखा हुआ है तो वो स्वर युक्त है, और कौन सा स्वर उसमें युक्त है, अ स्वर युक्त है। कैसे पता चलेगा कि ये स्वर युक्त व्यंजन है या स्वर रहित व्यंजन है, यानी इसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ। अगर स्वर को हटा करके व्यंजन को हमें लिखना है तो उसके नीचे हलंत लगाते हैं। स्वर को हटा करके जब भी व्यंजन को लिखेंगे तो ये हो गया स्वर रहित व्यंजन, ये स्वर रहित व्यंजन हो गया। और अगर इस स्वर रहित व्यंजन के साथ स्वर हमें जोड़ना होगा तो अगर अ जोड़ेंगे तो सिर्फ इस हलंत को हटा देंगे तो ये अ इसमें जुड़ गया। अगर आ जोड़ना होगा तो आ की मात्रा लगाएंगे, ई जोड़ना होगा तो फिर ई की मात्रा लगाएंगे, ऊ जोड़ना होगा तो ऊ की मात्रा लगाएंगे। यानी जब भी हलंत के साथ कोई भी व्यंजन लिखा होगा इसका मतलब ही वो स्वर रहित व्यंजन है, या यूं कहें शुद्ध व्यंजन है, या प्योर व्यंजन है। और जब हलंत नहीं रहेगा इसका मतलब उसके साथ अ स्वर जुड़ा हुआ है। और अगर कोई अन्य मात्रा लगी हुई है तो इसका मतलब जिस स्वर की वो मात्रा है वो स्वर इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसको कहेंगे व्यंजन के सहयोगी के रूप में जो स्वर का उच्चारण होता है उसको दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं मात्रा के रूप में। मात्रा के रूप में, मात्रा के रूप में कैसे प्रयोग होता है, अगर अ स्वर जुड़ा है तो अ की कोई मात्रा ही नहीं होती है, तो अ स्वर तो अपने आप ही आ जाता है। जैसे कमल, कमल में इस क में भी अ है, म में भी अ है, ल में भी अ है, इन तीनों में अ स्वर जुड़ा हुआ है। लेकिन वहीं पर आ की मात्रा अगर लगाएंगे, जैसे कमला, कमला, अब यहाँ ल में जो है आ स्वर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। इसी तरह से जैसे चूक, अब इस च में ऑलरेडी ऊ स्वर जुड़ा हुआ है। तो ये तो आसान है, आप समझ गए कि दो रूपों में स्वरों का प्रयोग होता है। एक तो स्वतंत्र रूप में, जहां स्वतंत्र रूप में स्वर का प्रयोग होगा वहां स्वर को स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा अलग से स्वर वर्ण को। लेकिन जहां
व्यंजन के सहयोगी के रूप में स्वर का प्रयोग होगा, वहां व्यंजन की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गए स्वरों से संबंधित नियम। अब आगे देखिए व्यंजन का प्रयोग। व्यंजन का प्रयोग किस तरह से होता है? व्यंजनों का जो प्रयोग है हिंदी भाषा में वो 3 तरह से होता है। कैसे होता है इसको समझिए। जब भी किसी शुद्ध व्यंजन को लिखना होता है तो उस व्यंजन का चिन्ह बना करके उसके नीचे हलंत लगाते हैं। जैसे इसको लिख लीजिए, स्वतंत्र स्वर रहित व्यंजन के रूप में। स्वर रहित का मतलब शुद्ध व्यंजन। शुद्ध व्यंजन लेकिन स्वतंत्र रूप में जब लिखना होता है तो कैसे लिखेंगे? क ऐसे हलंत लगा देंगे। ख अगर लिखना है तो उसके नीचे हलंत लगा देंगे। ग लिखना तो उसके नीचे हलंत लगा देंगे। ठीक है। इनका प्रयोग कहां होता है? जब हम स्वतंत्र रूप से अकेले एक व्यंजन को लिखना होगा तब इस तरह से हम दर्शाएंगे। लेकिन अगर इन व्यंजनों का शब्द में जब प्रयोग करेंगे, स्वतंत्र रूप से लिखने का मतलब क्या है? अकेले, यानी शब्द में प्रयोग न करते समय जब केवल व्यंजन को लिखेंगे, स्वर रहित व्यंजन को, तो इस तरह से लिखेंगे। लेकिन इसी को शब्द में जब प्रयोग करेंगे, शब्द में जब व्यंजन का प्रयोग करेंगे तो वो कैसे आएगा? शुद्ध व्यंजन अगर है स्वर रहित, तो देखिए शब्द में 2 तरह से प्रयोग होगा। एक तो स्वर रहित व्यंजन के रूप में और एक स्वर युक्त व्यंजन के रूप में। जब स्वर रहित व्यंजन के रूप में प्रयोग हुआ तो कैसे कैसे ये प्रयोग होगा इसको देखिए। शब्द में जब व्यंजन प्रयोग होगा और उसे स्वर रहित रूप में प्रयोग करना होगा, यानी उसमें स्वर नहीं है, तो अलग अलग तरह से उसको बनाया जाता है, जिसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। कैसे? जैसे क्यारी, ये जो क है हलंत वाला, इसका रूप बदल के इस तरह से हो गया, ये है क्यारी। इसी तरह से म्यान, ये जो मौ जो ऐसे लिखते हैं, इस तरह से जो मौ लिखते हैं, यही मौ जो है यहां इस तरह से बदल गया, तो ये म्यान हो गया। इसी तरह से जैसे कच्चा, यहां जो चौ इस तरह से ये जो बीच में लिखा हुआ है, वास्तव में ये क्या है? ये चौ हलंत। इसी तरह से ये जो चौ है वो इस तरह से बदल गया। यानी जब अकेले वर्ण को लिखना होगा तो उसको स्वर रहित बनाने के लिए उसके नीचे हलंत लगाएंगे। लेकिन उसी स्वर रहित वर्ण को जब शब्द के बीच में या शब्द के पहले लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा, शब्द के बीच में और शब्द के पहले लिखना होगा तो उसके रूप बदल जाते हैं अलग अलग। लेकिन अगर स्वर रहित व्यंजन को शब्द की लास्ट में लिखना होगा तो पुनः इसी रूप में लिखेंगे। जैसे स्वागतम, स्वागतम लिखना है तो अब यहां मौ को इस तरह से म्यान में जैसे मौ बनाया गया, इस तरह से आधा मौ नहीं बनाएंगे, इसके नीचे हलंत लगाएंगे। यानी जब स्वर रहित व्यंजन शब्द के बीच में या शब्द के पहले आता है तो उसका रूप अलग अलग तरीके से होगा। कहीं क को इस तरह से होगा, मौ को इस तरह से होगा, चौ इस तरह से होगा। लेकिन अगर स्वर रहित व्यंजन शब्द के अंत में आता है तो वो ठीक इसी तरह से आएगा, हलंत रूप में आएगा। ये इसका नियम है। अब यहां आपको देखना है कि ये जो अलग अलग रूप हैं ये कैसे बनते हैं। साथ में तीसरा रूप भी देख लीजिए। तीसरा क्या है? शब्द में स्वर युक्त रूप में। ये तो जानते ही हैं, शब्द में स्वर युक्त रूप में व्यंजन। जब स्वर युक्त रूप में जब व्यंजन आएगा तो वो किस रूप में आएगा? उसके नीचे हलंत नहीं रहेगा। जैसे कमल, इनमें किसी के नीचे हलंत नहीं है। जैसे महान, इसमें किसी के नीचे हलंत नहीं है। अगर अ है, अ स्वर जुड़ा हुआ है तो मात्रा नहीं रहेगी। आ स्वर है तो इसकी मात्रा दिखेगी। इसी तरह से नहीं, यहाँ ई की मात्रा है, इसमें अ की मात्रा नहीं होती, इसमें कोई मात्रा नहीं है। ह पर ई की मात्रा है तो ई की मात्रा, यानी जब ये शब्द में आएगा और स्वर के साथ आएगा तो उस पर
जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा दिखाई देगी आपको। अ अगर है तो उसमें कोई मात्रा नहीं दिखाई देगी। तो ये तो सरल है। बस आपको ये जानना था कि ये हलंत वाले का प्रयोग कब कब होता है। हलंत वाले व्यंजन का प्रयोग तब होता है जब व्यंजन को स्वर रहित रूप में यानी शुद्ध व्यंजन के रूप में अलग से लिख करके केवल वर्ण के रूप में दर्शाना हो तो। और दूसरा कब होता है, जब कोई व्यंजन स्वर रहित रूप में शब्द के अंत में आता है, जैसे स्वागतम में। लेकिन यही स्वर रहित व्यंजन जब शब्द के बीच में आएगा या शब्द से पहले आएगा तो उसके अलग अलग रूप बनते हैं। वो रूप कैसे बनते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको पिछले वीडियो में हमने व्यंजन गुच्छ और संयुक्ताक्षर के बारे में बताया था। जब भी कोई भी व्यंजन स्वर रहित रूप में आएगा शब्द में तो उसके बाद कोई स्वर नहीं आएगा। जैसे ये शब्द है म्यान, तो आप जो देख रहे हैं इसमें इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, म य आ न अ। अब यहां देखेंगे ये जो म आधा रूप में आया है, स्वर रहित आया है, इस स्वर रहित के बाद स्वर नहीं आ सकता। ये दूसरा जो है वो है व्यंजन, कोई स्वर नहीं आ सकता क्योंकि जैसे ही स्वर आएगा तो ये म अब पूरा हो जाएगा। जैसे अगर इस म के बाद आ जाता है इस तरह से, तो ये आ क्या करेगा, ये अलग नहीं आएगा, इस म को पूरा कर देगा और फिर ये हो जाएगा मान हो जाएगा, ये आधा म नहीं रहेगा। यानी जहां पर भी स्वर रहित व्यंजन शब्द में आएगा तो एक स्वर रहित व्यंजन के बाद दोबारा स्वतंत्र रूप से स्वर नहीं आ सकता। ये आधा म के बाद कभी भी कोई स्वर अलग से नहीं आ सकता। जैसे ही आधा व्यंजन, जिसको आधा म, आधा को, आधा ख जो कहते हैं, वास्तव में वो आधा नहीं है, वो स्वर रहित व्यंजन या यूं कहें शुद्ध व्यंजन है। तो कहीं भी शुद्ध व्यंजन के बाद स्वर जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं आएगा। अगर आएगा तो तुरंत वो अपने पहले आने वाले स्वतंत्र व्यंजन को उसके सहयोग के रूप में उससे जुड़ जाएगा। इसको ध्यान से आप समझिए। जैसे ये है ज्वार, ये जो आधा ज जिसको आप बोलते हैं यानी शुद्ध व्यंजन का ये रूप है। ये शुद्ध व्यंजन के बाद आप देखेंगे जो अगला वर्ण है वो भी व्यंजन ही है। यानी एक शुद्ध व्यंजन यानी स्वर रहित व्यंजन के बाद आगे व्यंजन ही आया हुआ है। इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, ज व आ र अ। यानी इस आधा जो एक बार जब आ गया तो उसके बाद जो है हमेशा अगला वर्ण जो व्यंजन ही होगा, स्वर नहीं होगा। क्या हो अगर स्वतंत्र स्वर आ जाए तो, जैसे देखिए ज, इसके बाद अ या आ गया और इसके बाद वो आ गया, या इसके बाद इस वो को हटा दीजिए। मान लीजिए ये वो है, इसको हटा दीजिए, ये आ गया, रो आ गया और अ आ गया। तो ये क्या बनेगा, ये जो आधा ज है अब फिर ये आधा ज नहीं रह जाएगा, ये स्वतंत्र नहीं रह जाएगा, बस इस आ के साथ ये मिल जाएगा। ये नियम है कि जब भी शुद्ध व्यंजन यानी स्वर रहित व्यंजन के बाद कोई भी स्वर आता है तो वो स्वर शुद्ध व्यंजन के साथ संयुक्त हो जाता है, जुड़ जाता है और तब वह शुद्ध व्यंजन न रह करके स्वर युक्त व्यंजन बन जाता है। तो आधा ज के बाद यहाँ वो है तो ये ज क्या है, इस रूप में लिखा जाएगा। लेकिन अगर आधा ज के बाद वो को हटा करके सीधे आ को ला दिया जाए तब ये ज इस रूप में नहीं रहेगा। किस रूप में हो जाएगा, ये जा बन जाएगा, इस रूप में हो जाएगा। और फिर क्या बचा, र, ये जार हो जाएगा। इसको समझ लिया आपने। तो हिंदी में जो है संयुक्ताक्षर बनाने के कौन कौन से तरीके हैं। हिंदी में संयुक्ताक्षर बनाने के मूल रूप से 3 तरीके हैं। वर्णों की प्रवृत्ति पर यह निर्धारित करता है। जब हम संयुक्ताक्षर बनाएंगे तो देखिए कितने तरह के वर्ण होते हैं। अधिकतर वर्ण आप देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में अधिकतर वर्ण आप देखेंगे तो उन वर्णों के लास्ट में इस तरह से खड़ी पाई है, ज, च, ल, म, त, थ, य,
यानी अधिकतर वर्ण ऐसे हैं जिनके लास्ट में ये खड़ी पाई है, इस तरह से खड़ी पाई है। इसको जब हम स्वर रहित रूप में इस्तेमाल करना है, यानी जिसको आधा व्यंजन बोलते हैं, आप आधे व्यंजन के रूप में अगर इस्तेमाल करना है, तो इसका सिंपल तरीका, जिस जिस वर्ण के लास्ट में इस तरह से खड़ी पाई आ रही है, यानी एक ऊर्ध्वाधर रेखा आ रही है, उसमें से उस रेखा को हटा देंगे तो वो आधा व्यंजन बन जाएगा, यानी शुद्ध व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन बन जाएगा। जैसे ख को अगर हटा देंगे ये तो कैसे बन जाएगा, सिर्फ इतना बचा। जो को हटा देंगे तो सिर्फ इतना बचा। चौ को हटा देंगे तो ऐसे बचा। इसी तरह से लौ सिर्फ इतना बचा। इसी तरह से म सिर्फ इतना बचा। तो को आधा बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे। थ को आधा बनाएंगे तो ऐसे बचेगा। य को बनाएंगे तो ऐसे। ये इसका तरीका है। ये तो रूल नंबर 1 हो गया, पहला रूल हो गया। इसका उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे पत्थर, पत्थर में जो त है ये वास्तव में क्या है, इसी त का जो है वो आधा रूप है पत्थर। ठीक है। ख जैसे देखिए, तख्त, तख्त में देखेंगे ये जो ख है वो इस ख का जो है स्वर रहित रूप है। ये स्वर युक्त है, ये स्वर रहित रूप है। तो इसी तरह से जैसे कच्चा, कच्चा में ये जो च है वो वास्तव में इस च का जो है, ये जो च है इसी का यही स्वर रहित रूप है। तो इस तरह से पहला रूल आपने देख लिया। अब देखिए कुछ दूसरे तरह के वर्ण हैं जिनके सामने से हैंडल निकला होता है। जैसे क, क में क्या है, इधर से हैंडल निकला हुआ है। जैसे फ, इसमें ऐसे हैंडल निकला हुआ है। तो जिन वर्णों में इस तरह के हैंडल निकले हुए हैं, उन वर्णों को स्वर रहित बनाने के लिए इस हैंडल को सीधा कर देते हैं। जैसे ये क है तो इसका आधा क कैसे बनेगा, इसको हैंडल को ऐसे सीधा कर देंगे। इसी तरह से ये फ है, इसका आधा रूप कैसे बनेगा, इस हैंडल को सीधा कर देंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे पक्का, यहाँ जो क है, यहाँ क बीच में, अगर अलग से आधा क लिखना है तब तो हलंत लगा के लिखेंगे, लेकिन ये बीच में आ रहा है तो इसको इस तरह से लिखेंगे। इस हैंडल को सीधा कर दिए तो ये बन गया पक्का। इसी तरह से ये फ को देखिए, जैसे दफ्तर, दफ्तर। अब यहाँ जो ये फ है, हैंडल वाला जो फ है, इसको हैंडल को सीधा कर दिए तो ये आधा फ हो गया। तो इस तरह से जिनमें हैंडल निकला हुआ है इस तरह से, या घुंडी निकली हुई है, उनको सीधा कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, आधा अक्षर बोलते हैं व्यवहार की भाषा में, लेकिन वास्तव में वो प्योर व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन कहलाएगा। अब देखिए कुछ तीसरे तरह के शब्द हैं, तीसरे तरह के कुछ वर्ण हैं जिनमें न तो हैंडल है और न इस तरह की खड़ी पाई है। उनको क्या करेंगे, उनको आधा बनाना होगा तो क्या करेंगे, जैसे इनको मिटा देते हैं। जैसे छ, छ में न तो हैंडल है उस तरह का और न इसमें खड़ी पाई है। इसी तरह से ह, इसी तरह से ट, ठ, ड, ढ। अब इन वर्णों को अगर आधा बनाना है तो इसको क्या करेंगे, इनके नीचे हलंत लगाएंगे। छ के नीचे ऐसे, ह के नीचे ऐसे हलंत लगाएंगे, ट के नीचे ऐसे, ठ के नीचे ऐसे 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 हलंत लगाएंगे। यानी जो अन्य वर्णों को ये क ख के नीचे भी हलंत लगाते हैं ऐसे, लेकिन ये कब लगाते हैं, जब इनको स्वतंत्र रूप से लिखना होगा अलग से वर्ण के रूप में, तब, या तो ये शब्द के लास्ट में आएंगे स्वर रहित रूप में तब। लेकिन इन वर्णों को ये शब्द के पहले आए तब भी हलंत से ही लिखा जाएगा,
ये शब्द के लास्ट में आए तब भी हलंत के रूप में ही लिखा जाएगा, और ये स्वतंत्र वर्ण के रूप में जब लिखे जाएंगे स्वर रहित तब भी ऐसे ही लिखेंगे। यानी इन वर्णों को जब भी आधा अक्षर में तब्दील करना होगा या स्वर रहित रूप में तब्दील करना होगा तो वो शब्द के बीच में आए, शब्द के पहले आए, शब्द के बाद में आए या स्वतंत्र रूप से लिखे जाएं, हमेशा इनमें हलंत का ही प्रयोग होगा। इनका आधा रूप बनाने का कोई और तरीका नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए आप, बाह्य, बाह्य में देखिए ये ह के नीचे ऐसे हलंत लगेगा, इसका और कोई रूप नहीं है। इसमें भी मानक रूप देखिए, पहले ऐसे लिखा जाता था बाह्य, बा, और इसका जो ह में भी ऐसे यहाँ पर एक हैंडल जैसा यहाँ पर है, इस हैंडल को ऐसे सीधा कर दिया जाता था, ऐसे लिखा जाता था बाह्य ह, और यहाँ इसको सीधा करके कर दिया जाता था। लेकिन ये रूप अब मानक नहीं है, ये हलंत ह के नीचे हलंत को ही मानक रूप माना गया है, इसको मानक रूप नहीं दिया गया है। तो एक तो ये जो है, ये जो ह ऐसे सीधा किया जाता था ये अब मानक रूप नहीं है, ये भी ध्यान में रखना, ये वाला मानक रूप है ह के नीचे हलंत लगाने वाला। इसके बाद जैसे गट्ठर, गट्ठर में ट के नीचे क्या होगा, हलंत लगेगा। इसी तरह से लड्डू, लड्डू में यहां ड आएगा और ड के नीचे हलंत लगेगा। तो ये इसका तरीका है। ये 3 विधियां हैं किसी व्यंजन को स्वर रहित रूप में प्रस्तुत करने की, जब वो व्यंजन शब्द के बीच में या शब्द के पहले आते हैं। अगर कोई व्यंजन स्वर रहित रूप में दर्शाना है अकेले स्वतंत्र रूप से, तब तो उनके नीचे हलंत लगा देंगे, सिंपल सी चीज है। लेकिन जब किसी व्यंजन को शब्द के बीच में या शब्द के पहले इस्तेमाल करना है स्वर रहित रूप में, तो ऐसी स्थितियों में ये 3 नियम हमने बताए। जिन वर्णों के लास्ट में इस तरह से खड़ी पाई है, उसको खड़ी पाई को रिमूव कर देंगे तो वो बन गया स्वर रहित रूप। और जिन व्यंजनों में इस तरह से हैंडल है, जैसे क और फ, उनमें हैंडल को सीधा कर देंगे क और फ ऐसे, तो ये बन गए आधे। जिनमें हैंडल नहीं है और जिनमें इस तरह की खड़ी पाई भी नहीं है, उनके नीचे हलंत लगा करके बनाएंगे। ये 3 नियम है। अब देखते हैं, एक स्पेशल वर्ण है हिंदी में र, जिसका हर तरह से स्पेशल प्रयोग किया जाता है, उसमें ये सारे रूल नहीं चलते हैं, उसका रूल बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से र को एक विशेष वर्ण के रूप में लिया जाता है। उसको स्वर रहित रूप में जब प्रयोग करेंगे तब भी उसका अलग तरीका है, स्वर युक्त के रूप में उसका प्रयोग करेंगे तब भी अलग तरीका है, और उसके साथ किसी अन्य व्यंजन को जब स्वर रहित रूप में प्रयोग करेंगे तब उसका अलग तरीका है। तो उसको देखिए उसके क्या नियम है। ये जो र है ये स्पेशल वर्ण है एक, क्या इसमें स्पेशलिटी है उसको देखिए। नंबर 1, पहला तो इसका प्रयोग क्या है, जब भी ये स्वर युक्त यानी स्वर के साथ प्रयोग होगा तब तो ऐसे ही लिखेंगे इसको। लेकिन अगर यह स्वर रहित रूप में प्रयोग किया जाता है शब्द के बीच में, शब्द के आरंभ या मध्य में, स्वर रहित रूप में, शब्द के आरंभ में या शब्द के मध्य में जब स्वर रहित रूप में प्रयोग होगा, यानी जिसको आधा र आप कहते हैं, तो इसका प्रयोग रेफ के रूप में होता है इस तरह से अगले वर्ण पर। ये रेफ इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं रेफ, या कुछ लोग इसको आसमानी र बोलते हैं क्योंकि आसमान में लगता है, इसको बोलते हैं रेफ। और ये रेफ कहाँ प्रयोग होगा, अगले वर्ण पर, यानी इसके बाद जहां जो वर्ण आएगा अगले वर्ण पर। उदाहरण के तौर पर जैसे कर्क, अब कर्क में क्या है, क है, आधा र है और क है। ये आधा र जब स्वतंत्र रूप से लिखते हैं तो ऐसे हलंत देते ही हैं,
लेकिन जब ये बीच में अब आ गया, कर्क शब्द के बीच में आ गया, तो ये जो आधा र है ये अगले वर्ण के ऊपर चला जाएगा और कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कर्क। ये रूप सही है, यानी ये ऊपर रेफ के रूप में, ये जो आधा र है, इस र का जो आधा रूप है या यूं कहें शुद्ध र जो है, शुद्ध व्यंजन के रूप में जब हुआ तो ये ऊपर चला गया। इसी तरह से अगर धर्म लिखना है, ये धर्म, तो ये जो र है ये कहाँ चला जाएगा, म के ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो ये हो गया धर्म। तो एक तो ये हो गया, पहला रूप ये हो गया कि जब भी शब्द के आरंभ या मध्य में र को स्वर रहित रूप में लिखने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो रेफ के रूप में अगले वर्ण के ऊपर चला जाता है। अब देखिए दूसरा जो इसका तरीका है, जब र के पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन आए, र के पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन आए, तब इसका प्रयोग कैसे होगा। जैसे आधा क, र, म। अब ये आ गया, इसको लिखना आधा क, र और म, इसको लिखना है तो यहां पर क्या, र के पहले स्वर रहित व्यंजन है क, तो इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये जो र है वो क में आ जाएगा, ये क को पूरा दर्शाएंगे और उसके नीचे इस तरह से लगाएंगे क्र म। अब अक्सर क्या होता है, जब इसमें पूछता है कौन कौन सी स्पेलिंग है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्रम को अगर बोलता है कि इस क्रम का वर्ण विच्छेद कीजिए, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, क प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ, यानी लोगों को ये लगता है कि इस क्रम में जो है क पूरा है और ये र आधा है, लेकिन ये गलत है। अगर आप क और र ये ऐसे करते हैं, क को पूरा बनाते हैं और र को आधा मानते हैं, तो ये गलत है। इस क्रम में वास्तव में क्या है, ये जो नीचे र लगा है ये र पूरा है और जो पूरा दिख रहा है वो आधा है। ठीक इसी तरह से भ र म, यहाँ भ आधा है, र पूरा है, लेकिन जब इसको लिखेंगे हम शब्द में तो कैसे लिखा जाएगा इसको, ये र नीचे आ जाएगा ऐसे, भ्र, भ्रम, ऐसे लिखेंगे। अब जो नहीं जानेंगे इसको, उनको देखने में लगेगा कि भ्रम में भ जो है पूरा है और र आधा है, लेकिन सही चीज क्या है, ये जो नीचे लगा हुआ है ये र ही पूरा है और भ आधा है, यानी भ इस रूप में है और र इस रूप में, इसका जो ये रूप है भ्रम। तो ये जानना है, ये इस तरह से नीचे कहां कहां आएगा, किन वर्णों के साथ आएगा र। जब भी इसको देखिए, क, फ, जितने भी वर्ण होंगे उनके नीचे आ जाएगा ऐसे, क्र, फ्र, च्र, छ्र, झ्र, इस तरह से आएगा। लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके नीचे ये इस सिंगल रूप में न आकर के डबल रूप में आता है, ऐसे और इधर से भी दोनों रूपों में आता है। वो कौन कौन से वर्ण हैं, वो सभी वर्ण हैं ट वर्ग की, ट वर्ग के वर्ण हैं। जैसे आधा ट, र और क। अब ये आधा ट या स्वर रहित ट, र और क, इसको जब लिखेंगे तो ये र इनके साथ आएगा, कैसे आएगा, ट इसमें दोनों तरफ से ऐसे लगेंगे, ट्र, और फिर क बनेगा, ये हो गया ट्रक, ट्रक। इसी तरह से ड, र, म, आधा ड, र और म, ये जो ड है ये आधा है और ये र पूरा है, लेकिन जब स्वर रहित व्यंजन के बाद जब भी र आएगा तो स्वर रहित व्यंजन में र नीचे आ जाता है, और ड में कैसे नीचे आएगा, ड और ऐसे नीचे आएगा, और म, ड्रम। तो जितने भी ट वर्ग के वर्ण हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, खासकर इन्हीं में, इनमें जब र, इनके बाद र जब आएगा तो ये नीचे लगेगा,
र ऐसे नीचे डबल रूप में ऐसे ऐसे लगेगा, इस तरह से लगेगा। बाकी वर्णों में क्या होता है, नीचे आकर के सिंगल रूप में लगेगा, जैसे क्रम, जैसे भ्रम, ये सिंगल रूप में इस तरह से लगेगा। तो ये हो गया, एक तो शब्द के आरंभ मध्य में जब आधा र आता है तो अगले वर्ण पर ऊपर इस तरह रेफ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरे आधे व्यंजन के बाद जब पूरा र आता है तो वो पहले वाले आधे व्यंजन के नीचे र में जैसे लग जाता है, जैसे क्रम, भ्रम, इस तरह से लग जाता है। आधे व्यंजन के बाद र आता है, लेकिन वो आधा व्यंजन अगर ट वर्ग का है, ट ठ ड ढ है, तो उसमें क्या होगा, हमेशा इस डबल रूप में आता है, इस तरह से ड्रम में जैसे है डबल, वो सिंगल नहीं लगता है उसमें। तो ये एक नियम है। अब इसमें तीसरा नियम इसका ये है, इसके साथ स्वरों का जो प्रयोग होता है वो भी अलग है। रूल नंबर 3 ये है कि र के साथ जब भी कोई स्वर आता है तो अन्य स्वरों की तो जो मात्राएं होती हैं वो लग जाती हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है तो र के साथ अ आएगा तो सिंपल ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन र के साथ अगर आ आएगा तो आ की मात्रा लगेगी, र के साथ ई आएगा तो ई की मात्रा लगेगी, र के साथ ओ आएगा तो ओ की मात्रा ऐसे लगेगी। लेकिन अगर ऊ की मात्रा लगनी है तो ये अलग तरीके से लगेगी। कैसे लगेगी, र और ऊ को यहां ऐसे या इस तरह से या इस तरह से नहीं लगाएंगे, ये गलत होगा। र के साथ जब ऊ की मात्रा लगेगी तो वो भी कैसे लगेगी, र और यहां बीच से ऐसे लगती है, बीच से छोटा ऊ की मात्रा लगेगी तो केवल ऐसे घुमा दिया जाता है, और बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी तो इस तरह से करके ऐसे घुमा बनाया जाता है, यानी उसमें टू बना देते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए, ये जो तरीका है ये गलत है। जब भी र के साथ ऊ आएगा तो ये ऐसे करके ऐसे होगा, और अगर र के साथ अगर बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ आएगा तो ऐसे और ऐसे लगेगा, ये इसका तरीका है। तो ये रूल नंबर 3 हो गया, यानी र के साथ ऊ की मात्रा कैसे लगेगी। अब एक रूल नंबर 4 ये है, र के साथ कभी भी री की मात्रा नहीं लगती, री का प्रयोग नहीं होता। र के जस्ट बाद कभी भी री नहीं आएगा, और र के साथ री की कोई मात्रा भी नहीं होती है। जैसे री की मात्रा कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। क में री की मात्रा लगी तो ऐसे क्री बनेगा, ख में री की मात्रा लगेगी तो ख्री बनेगा। लेकिन र में कभी भी आपने ऐसे री की मात्रा प्रयोग होते हुए नहीं देखेंगे, और न तो स्वर रहित र के बाद कभी री अलग से भी आएगा। तो र के साथ इस स्वर रहित र के बाद में, जस्ट बाद में कभी भी री नहीं आएगा, और यही कारण है कि स्वर रहित र पर कभी भी री की कोई मात्रा नहीं होती, यानी र के साथ री का प्रयोग नहीं होगा। री भी एक स्वर है, तो अन्य सभी स्वरों के लिए का प्रयोग तो र के साथ होता है, लेकिन र के साथ कभी री स्वर का प्रयोग नहीं होता है। या यूं कहें कि अन्य व्यंजनों के लिए तो कुल कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं, जिनमें से 10 की मात्रा होती है और अ की मात्रा नहीं होती है। लेकिन र के लिए स्वरों की जो मात्रा है वो केवल 9 ही है। अन्य स्वरों के लिए 10 स्वर की 10 मात्राएं होती हैं, जबकि र के लिए केवल 9 ही मात्राएं होती हैं। र के साथ किसी भी तरह से री की मात्रा कभी नहीं लगती है। तो ये र के साथ प्रयोग के अलग अलग नियम हैं। अब 2 और स्वर रहित व्यंजनों को देख लीजिए। एक तो द के बाद जब भी य आता है और द के बाद वो आता है, तो इनको जो संयुक्ताक्षर बनेगा, ये अभी कुछ समय पहले तक जो मानकीकृत रूप था वो ऐसे लिखा जाता था, द हलंत और य ऐसे लिखा जाता था, और ये इसको ऐसे लिखा जाता था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट केंद्रीय हिंदी निदेशालय का जो मानकीकृत रूप है, उसमें इनको
अमानक घोषित कर दिया गया है। यानी पहले द के बाद य या द के बाद व आने पर पहले इस तरह से या इस तरह से लिखा जाता था। उदाहरण के रूप में जैसे द्वीप, द्वीप, ये वाला द्वीप है। दूसरा क्या है? विद्यालय, विद्यालय, इस वाले को लिखा जाता था। तो बाद में जो मानकीकरण किया तो उसको ये वाले को प्रयोग किया गया, यानी ऐसे लिखा जाता था, द द्वीप ऐसे लिखा जाता था। और विद्यालय कैसे लिखा जाता था? विद्यालय ऐसे लिखा जाता था। लेकिन अभी वापस पुराने रूप पर, यानी दोबारा फिर से इसी को अब मानक रूप कहा गया है और फिर अब इसको इस वाले रूप को मान्यता दे दी गई है, विद्यालय, इसको मान्यता दे दी गई है। तो ये आपको समझिएगा, लेटेस्ट अभी ये वाला रूप जो है चल रहा है, इसको ध्यान में रखिए। लेकिन अभी जो पुरानी पुस्तकें आप पढ़ रहे हैं उन सभी में देखेंगे एनसीईआरटी की खासकर जो पुस्तकें हैं, इस वाले को ये वाला आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि बीच में जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इनको मानकीकृत रूप का दर्जा दिया था। लेकिन लेटेस्ट में अभी जो है इस वाले रूप को दोबारा मान्यता दे दी गई है। तो ये अभी की पुस्तकों में बहुत कम अभी मिलेगा। लेकिन अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर ये पूछा जाता है कि कौन सा मानक रूप है तो इस वाले रूप को आप चिन्ह लगाएंगे। ये सोर्स हम बता दे रहे हैं, लेटेस्ट सोर्स जो है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पुस्तक है, देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्णमाला का मानकीकरण। और ये अभी भी केंद्रीय हिंदी निदेशालय की वेबसाइट पर ई बुक के रूप में अवेलेबल है, 2019 का संस्करण है। तो इसको दोबारा मान्यता दे दी गई है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कई बार इसका वर्ण विच्छेद करने के लिए जब आता है ऐसे द्वीप में, तो ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसमें द आधा है या वो आधा है। वास्तव में ये जो नीचे लगता है, ऐसे केसेस में जब संयुक्ताक्षर बनते हैं तो जो छोटा दिखाई देता है वो पूरा होता है, जो बड़ा दिखाई देता है वो आधा होता है। इसमें द आधा है और वो पूरा है और इसके साथ ई की मात्रा है और प है। ऐसे ये जब ये जुड़ा है तो ये वो जो है, जो वो पूरा है वो यहाँ द में ऐसे नीचे आ गया है। तो इस तरह से जब भी हो तो आपको जो छोटा सा दिखाई दे रहा है उसको मानना चाहिए कि वो पूरा है और जो बड़ा सा दिख रहा है वो आधा है। इसी तरह से जो विद्यालय लिखते हैं, देव लिखते हैं, तो इसमें क्या है, वास्तव में द आधा है और य पूरा है। इस द और य को मिलकर के ये देव बना हुआ है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्तनी का प्रयोग करते हुए जिनमें अनेक रूपता होती है उसको कैसे एक रूप करें, इसको ध्यान में रखते हुए जो मानकीकृत रूप हैं उसके बारे में हमने बता दिया है। इससे संबंधित अन्य कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, उसे जरूर क्लेरिफाई करेंगे। अब मानक वर्णमाला से लेकर के नई चीजों को लेकर के हम एक एक करके अगले क्लास में आएंगे। अगले क्लास में हम अनुस्वारों के प्रयोग के नियम बताएंगे कि कहाँ अनुस्वारों का प्रयोग होता है और कहाँ पर नहीं होता है, कौन सा मानक रूप है, कौन सा मानक रूप नहीं है अनुस्वार का। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।